मान ने उसे याद दिलाते हुए कहा, भूलो मत पापा ने क्या कहा था। मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है और मुझे अब तक एक आइडिया नहीं मिला है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊँ। मैं ऐसा भी क्या करूँ जिससे उन्हें यह लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। बेदाक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ऐसे मत कहा करो। बात तो असल में यह है कि तुम बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। मान ने उसकी बात सुनी तो उसे पकड़कर अपने करीब खींचा। बेदू उसकी इस हरकत की वजह से एक पल को उसके सीने से आ टकराई और उसने सिर उठाकर मान की तरफ देखा तो मान ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, या तो तुम या फिर कोई नहीं। अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो मेरे काबिल कोई और हो नहीं सकता। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी की नज़रें उस पर थम गईं और वह एकटक उसे देखने लगी। बेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, खड़ूस मान, तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता? मान की नज़रें उस पर ही थीं। उसने उसे देखकर बड़े आराम से कहा, अजीब जैसा क्या है? और तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? यही सब, हमारा रिश्ता नॉर्मल रिश्ता जैसा नहीं है। हमारी शादी कैसे हुई थी ये भूले तो नहीं होगे ना तुम? वेदू ने उसे याद दिलाते हुए कहा। मान ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर बड़े आराम से बोला, जो हुआ सो हुआ, वह बीती बात है। अब हमारी सच्चाई यह है कि हम इस रिश्ते में बन चुके हैं और मेरे लिए हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है, और ख़ासकर जब वह रिश्ता जन्मों जन्मों का हो तो बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए रास्ता खुला होता है, जाने के लिए नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, हालांकि तुम मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और शायद चली भी जाती अगर वेदांत का सच तुम्हारे सामने ना आता तो। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता तुम्हें ना जाने देने की, तुम्हें खुद के पास रोक लेने की। इसलिए मेरे लिए कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो। ये रिश्ता हमारा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखती रही कि तभी मान बोला, वैसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें रिसेप्शन पर? हमारी शादी कुछ इतने अच्छे से हुई नहीं है, लेकिन ये रिसेप्शन हो रहा है तो कहो क्या चाहती हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कुछ सोचा और फिर बोली, अभी नहीं खड़ूस मान, वक्त आने पर बताऊंगी। मान ने कुछ खींचते हुए कहा, तुम मुझे खड़ूस मान बुलाना बंद नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी खड़ूसगिरी कर दी मैंने तुम्हारे साथ जो तुम बात बात पर मुझे खड़ूस मान बुलाती हो? मेरे जैसा स्वीट सिंपल इनोसेंट बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, फिर भी तुम मुझे खड़ूस मान बोल रही हो। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर बेदू ने मुंह बनाकर कहा, तुम चुप करो। तुम खड़ूस मान हो मतलब हो। मैंने कहा ना, तो मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर मान के होंठों पर मुस्कान आ गई। दोनों बातें करते करते वहीं सो गए और दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। दिन कुछ ठीक ठाक बीतने लगे थे। बेदू सुबह सुबह रोज मान के साथ जाती। मान उसे उसके ऑफिस ड्रॉप करता और उसके बाद खुद अपने ऑफिस चला जाता। उन दोनों का डेली रूटीन यही बन गया था। हाँ, आजकल दोनों कुछ ठीक से बातें जरूर करने लगे थे। बेदू मान को समझाने की कोशिश भी करती थी और उसके छोटे छोटे से जेस्चर मान के दिल को काफ़ी राहत पहुंचा देते थे। कहीं ना कहीं उसे यही लगता था कि अब वह दोनों ठीक से रिश्ते को अपनाने लगे हैं। खैर, सब लोगों ने बैठकर रिसेप्शन की तारीख भी तय कर ली और रिसेप्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। आज सब लोग एक साथ शॉपिंग पर जाने का डिसाइड कर चुके थे। यूं तो कब से ही उन सब का शॉपिंग पर जाने का प्लान था, लेकिन कभी कुछ के चक्कर में वह बात आगे से आगे चल रही थी। लेकिन आज सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वह सब शॉपिंग पर जाएंगे। दोनों तरफ के घर वाले सबके साथ शॉपिंग पर निकल चुके थे और सभी यूं तो अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन आगे जाकर सब एक साथ हो जाने वाले थे। सब लोग एक साथ मॉल में पहुंचे और ख़रीदारी के लिए बढ़ गए। वह सब आकर कुछ कपल आउटफिट देखने लगे। बेदू तो अलग ही धुन में थी। वह कुछ ज़्यादा ही उछल कूद और बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। मान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए आंखें दिखाई और बोला, क्या कर रही हो? आराम से नहीं चल सकती? कहीं गिर जाओगी, लग जाएगी। बेदाक्षी ने उसे घूरा और फिर इग्नोर कर दिया और फिर से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी। इस बार मान ने उसे थोड़ा जोर से डांट दिया। वह नहीं चाहता था कि वह गिरकर कोई हाथ पैर तोड़वा ले, लेकिन उसके डांटने का असर यह हुआ कि बेदाक्षी रोने लगी, और कोई धीरे धीरे नहीं, गला फाड़ फाड़ कर। आसपास के सब लोग उसे देखने लगे थे। मान हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी हरकत करेगी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। मान ने जल्दी से उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा,
बेदू सॉरी यार, क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्यों मेरी इज्जत का कचरा करवा रही हो मेरे ससुर के सामने? वैसे ही वह मुझसे खार खा कर बैठे हैं। उसकी यह बात सुनकर तो बेदाक्षी और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। घर वाले कुछ हैरान परेशान से उन दोनों को देख रहे थे। भाई मान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे बेदाक्षी चुप हो जाए। तभी उसकी नज़र बगल में ही खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई जिसके हाथ में आइसक्रीम थी। वह आइसक्रीम खाने के लिए उसका रैपर खोल ही रहा था कि माँ ने जल्दी से उसके हाथ से आइसक्रीम छीनी और बेदू को पकड़ा दी। बेदू ने जैसे ही आइसक्रीम देखी वह अपना रोना भूल गई और आराम से आइसक्रीम खाने लगी। घर वाले हैरानी से मान को देख रहे थे। क्या वह आदमी पागल हो चुका था जिसने एक बच्चे की आइसक्रीम छीनकर अपनी पत्नी को दे दी थी, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह रो रही थी। भाई वह बच्चा कुछ पल तो हैरानी से मान को देखता रहा, लेकिन जब उसने अपनी आइसक्रीम बेदागची को खाते देखा तो अब वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। उसकी माँ ने जब यह सब देखा तो वह घूरकर मान को देखने लगी। माँ ने उन्हें देखा और जल्दी से सॉरी कहते हुए कहा, सॉरी, मैं आपको कंपनसेशन के तौर पर एक्स्ट्रा आइसक्रीम दिलवा दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बीवी का चुप होना बहुत जरूरी था मेरे लिए। उस औरत ने उसे घूरते हुए कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। घर वाले भी मान को अजीब तरह से देख रहे थे। भला ऐसा कौन आदमी करता है जैसा उसने कर दिया था। लेकिन अब तो जो हो गया था सो हो गया था और बेदाक्षी उसे इन सब से कोई भी मतलब नहीं था। वह बड़े आराम से मजे के साथ अपनी आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन बेचारा मान फंस चुका था। उसने बेदाक्षी को कनखियों से घूरा और मन ही मन बोला, कैसी बीवी मिली है भगवान, सच में बच्ची ही है ये। बेचारे मान ने उस बच्चे को बहला फुसलाकर और आइसक्रीम दिलाई और उस मामले को रफा दफा किया, वरना वह औरत तो पक्का उसे लड़ने के मूड में थी। और मान को तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसकी बीवी को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं था। वह सब लोग शॉपिंग में बिजी हो गए। अध्याय की नज़र बराबर मान पर और उसकी हरकतों पर बनी हुई थी। हाँ, भले ही वह मन से सब कुछ समझ चुका था और मान को अपना भी चुका था शायद, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के मामले में वह 1% भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। इसलिए अभी मान पर उसकी नज़र लगातार बनी हुई थी। वहीं अथर, वह तो जैसे ही उसे घूरने का काम कर ही रहा था। बेचारा मान ससुर और अपने काका ससुर के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या किस्मत है, मेरी बीवी को मतलब नहीं है और ससुर और काका ससुर ऐसे घूर रहे हैं जैसे जान ही ले लेंगे या फिर आंखों से मुझे खा जाएंगे। भगवान कोई तो आइडिया दो जिससे इन दोनों का दिल जीत पाऊं, वरना मेरी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ये सोचते हुए उसकी नज़र वेदू पर गई जो निर्णय के साथ बैठकर ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। मान का मन किया अपना सर कहीं दीवार पर दे मारे। बेचारा वह यहाँ पर अपने ससुर की आंखों के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं उसकी बीवी मजे से अपने जीजा के साथ मिलकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। और गुस्सा तो उसे निर्णय पर भी आ रहा था। वह उसका भाई था, कम से कम उसे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वह दोनों जीजा साली अपने में लगे पड़े थे। निर्णय ने बेदू को देखा और बोला, यार बेदू, मैं तो कह रहा हूँ एक मस्त सा इंडो वेस्टर्न गाउन बनवा लो, बड़ी गजब लगोगी उसमें। बेदू ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, दी को बोलूं अभी कि आप मुझसे क्या बोल रहे हो? निर्णय ने तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप रह मेरी माँ, अब क्या तेरा जीजा होने के नाते मैं तुझसे मजाक भी नहीं कर सकता। बेदू ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, देखो जीजू, चाहे जो भी हो, आप मुझे कितने भी सजेशन क्यों ना दो, लेकिन मैं तो अपनी दी की पसंद के कपड़े ही लूंगी। आपको पता है, हमेशा से वह मेरे लिए बेस्ट कपड़े चूज करती हैं। मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, इसलिए आप ये सब मेरे आगे ना ही खोल कर बैठो तो अच्छा होगा ना। क्यों हम मेहनत करें जब दी है हमारे लिए? निर्णय ने उसकी बात सुनी और कुछ सोचते हुए बोला, बात तो सही है यार, जब तेरी दी हमारे लिए सब कुछ सिलेक्ट कर रही हैं तो हम क्यों मेहनत करें। छोड़ो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तुम्हारी दी को सब कुछ करने देते हैं, वह भी खुश हम भी खुश और मज़े ही मज़े। ये कहकर दोनों ने हाई फाई दिया। तभी निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, यार भूख लगी है, कुछ खाओगी? बेदू तो वैसे ही एक नंबर की भूखड़ थी, उसे तो हमेशा बस खाने के लिए कुछ चाहिए होता था। वैसे भी मान के कहे अकॉर्डिंग वह सिर्फ दो चीज़ों के लिए अपना मुंह खोलती थी, पहले खाने के लिए और दूसरा उसे लड़ने के लिए। और जब सामने से उसे कोई खाने के लिए पूछ रहा था तो खाने को मना करना तो बेदाक्षी के उसूलों के खिलाफ था। उसने तुरंत कहा,
हाँ जीजू, भूख तो लगी है, चलो कुछ खाकर आते हैं। यह कहकर वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना हाथ निर्णय की तरफ बढ़ा दिया। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और उठते हुए बोला, यार चलो कुछ खाकर आते हैं। सब लोगों ने उन दोनों की तरफ देखा तो निर्णय बोला, भूख लगी है, कुछ खाकर आते हैं हम। आप लोगों को चाहिए बता दीजिए हमें, हम ला देंगे। लेकिन सबने उन्हें मना कर दिया। तभी माँ ने उन दोनों को देखते हुए कहा, आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और तुम दोनों को भूख भी लग गई। बेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, तुम क्या हमें नजर लगाओगे खड़ूसमान? तुम्हें खाना है तो साथ चलो, वरना यहीं बैठे रहो, नजर मत लगाओ। मान का मन तो किया कि उसे अभी सबक सिखा दे, लेकिन सब लोगों के बीच में वो कुछ बोल नहीं सकता था, और खासकर जब अध्याय वहां मौजूद था। लेकिन तभी आयु बोली, बेदू मैं भी चलती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। उसके ये कहते ही नित्या भी उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं भी चल रही हूँ। रुद्रा ने उन सबको देखकर कहा, सबके सब घर से भूखे आए थे क्या, जो यहाँ आते ही सबको खाना खाने की सूझ रही है? और दूसरी बात, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, भूलो मत रिसेप्शन की डेट नज़दीक है और हमें आज ही सब कुछ फाइनल करके जाना है। निर्णय ने अपना मुंह बनाया और उसे देखते हुए बोला, यार रुद्रा, तुम किसी खड़ूस टीचर की तरह बिहेव करना बंद करो। हम बस अभी आ जाएंगे और हमें पता है तुम हम सब के लिए ड्रेस पहले से सिलेक्ट करके बैठ जाओगी, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। तभी बेदू ने उसे मक्खन लगाते हुए कहा, और मेरे लिए तो कपड़े हमेशा आप ही सिलेक्ट करते हो ना दी, और वह सबसे बेस्ट होती है, इसलिए इस बार भी आप ही सिलेक्ट करो। रही बात चाची और बुआ की, तो वह दोनों आकर देख लेंगी। तब तक के लिए आप हमारे लिए तो सिलेक्ट करो। रुद्रा ने उन दोनों को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरा, जैसे कहना चाह रही हो, तुम्हारी सारी चालबाजी और मक्खनबाजी समझ रही हूँ मैं। लेकिन उसने उन सबको मना नहीं किया। वह सब आराम से वहां से निकल गए और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। मानव बेदू की जगह जाकर बैठ चुका था। उसने सेल्स गर्ल को देखते हुए कहा, इंडो वेस्टर्न गाउन्स में कुछ दिखाइए। ध्यान रहे गोल्डन और सिल्वर के अलावा जो एस्थेटिक और पेस्टल कलर्स हैं, उनमें दिखाइए। सबकी नज़र मान पर चली गई। मान को जब सबकी नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसने हड़बड़ाकर कहा, मैं तो बस रुद्रा की हेल्प कर रहा था, ताकि वेदू के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट हो जाए। रुद्रा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मान। वैसे भी यह कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे तो तुमने कितना कुछ पैक नहीं करवा लिया था उसके लिए। मान ने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसकी हरकत देखकर रुद्रा हंस पड़ी। वहीं गिरजा जी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मन ही मन कहा, अब लग रहा है कि मान की जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तनिष्ठा ने अध्याय को देखा और धीरे से कोनी मारते हुए बोली, याद आया आपको कुछ? अध्याय ने उसे देखा और आईब्रो उचकाकर पूछा, क्या? तनिष्ठा ने जवाब देते हुए कहा, मान ने बेदू के लिए कितना कुछ पैक करवा लिया, आपको याद है? शुरू शुरू में मेरी शादी हुई थी आपसे, और बुआ की एनिवर्सरी के टाइम पर हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो आपके कहने पर बुआ ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं खरीद लिया था। उसकी बात सुनकर अध्याय के जहन में भी पुरानी बातें ताजा हो गईं और उसके होंठ पर एक मुस्कान आ गई। कि तभी तनिष्ठा बोली, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल सही हम सफ़र के साथ है। उसकी यह बात सुनकर अध्याय की नज़रें मान पर टेक गईं, जो बेदाक्षी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। मान कुछ गाउन्स देख रहा था। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, फिटिंग का कैसे पता करोगे? वह तो यहाँ है नहीं, किसे ट्राई करवाने वाले हो तुम? मान ने उसे घूर कर देखा। वह अच्छे से समझ रहा था कि वह उसके मुंह से क्या सुनना चाह रही थी। रुद्रिका ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ, डराओ मत ऐसे मुझे। मान ने शांत सी आवाज में कहा, आ जाएगी थोड़ी देर में। यह कहते उसने अपना ध्यान फिर से उन कपड़ों पर लगा दिया। कुछ देर बाद उसने कुछ गाउन सिलेक्ट करके साइड में रख दिए और फिर गिरजा जी की हेल्प करने लगा उनकी साड़ी सिलेक्ट करने में। रुद्रिका ने गिरजा जी को देखा और बोली, वैसे माँ आपके लिए काफ़ी अच्छा है ना, दो दो बेटों का होना। एक ना हो तो दूसरा तो सबको संभालने के लिए मौजूद होता ही है। गिरजा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। और दूसरी बात यह भी है कि मान मेरा बड़ा बेटा है। भले ही वह निर्णय से सिर्फ 1 महीना बड़ा है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार है। निर्णय में मैच्योरिटी है, लेकिन उस मैच्योरिटी को शो करना उसे पसंद नहीं है। और मान में मैच्योरिटी है
और यह उसी मैच्योरिटी के साथ सारे फैसले भी लेता है। तभी तनिष्ठा ने कहा, वैसे मान के मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे एक बार भी नहीं मिले। क्या वे यहाँ नहीं रहते? मान यह सुनते ही एकदम से शांत पड़ गया। जाहिर सी बात थी कि उसका अस्तित्व तो उसके माँ बाप से जुड़ा हुआ था और हर बार यह सवाल तो उठना ही था। बेदाक्षी जो अभी उधर ही आ रही थी, उसने जैसे ये बात सुनी तुरंत बात जल्दी से आकर बात बदलते हुए बोली, मम्मा आपने मेरे लिए कुछ सिलेक्ट नहीं किया। मैं आप सबके भरोसे बैठी हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या पहनना है। रुद्रा दी, आपने देखा कुछ? मान की नजर बेदाक्षी पर रुक गईं। उसके चेहरे के हाव भाव देख कर ही वह पता लगा सकता था कि वह हड़बड़ी में यह सब बोल रही थी ताकि मान के दिमाग से वह बात निकल जाए जो अभी अभी उसकी माँ ने कही थी। मान ने उसका हाथ पकड़ उसे नीचे खींचा। बेदू उसके पास बैठ गई। मान ने धीरे से उसके कान में कहा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका है सो हो चुका है। मैं एक बात को पकड़कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। वह तो बस कभी कभी माँ की ज्यादा याद आ जाती है तो हो जाता है। टेंशन मत लो तुम, मैं ठीक हूँ। बेदू उसे देखने लगी। हालांकि उसने कह दिया था, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मान के दिल में कुछ भी ऐसी बात रहे जो उसे चोट पहुंचाए। रुद्रिका ने बेदाक्षी को देखा और बोली, वैसे तेरे लिए मैंने तो नहीं, लेकिन मान ने ड्रेस जरूर सिलेक्ट किया है। जाकर ट्राई कर ले एक बार। बेदाक्षी मान को देखने लगी तो मान बोला, मुझे कुछ ड्रेस पसंद आई, तुम देख लो एक बार। अगर ठीक लगे तो उनमें से एक फाइनल कर लो। बेदाक्षी चुपचाप उसकी बात मान गई और ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक एक ड्रेस ट्राई करके सबको दिखाने लगी। मान को तो वह सारी ड्रेस पसंद आ रही थी। रुद्रिका ने मान को कोहनी मारते हुए कहा, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? कौन सी फाइनल करवानी है उसे? मान ने उसे आंखें दिखाई और बोला, तुम साथ नहीं रह सकती? रुद्रिका ने मुंह बनाकर कहा, इस तरह से आंखें दिखाना बंद करो। तुम्हारी साली हूं मैं, समझे तुम? उस हिसाब से तो मैं तुम्हारा जेठ भी लगता हूँ। मान ने उसे लगे हाथ ही सुना दिया। रुद्रिका का मुंह बन गया। आखिर में बेदाक्षी एक एमेरल्ड ग्रीन कलर की गाउन पहनकर आई जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस गाउन में सिक्विन का वर्क किया गया था और साथ ही सिल्वर कलर के बीड्स लगे हुए थे जिससे वह गाउन और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मान की नजरें बस बेदाक्षी पर टिक गईं। उसने इस बार किसी की भी परवाह नहीं की और तुरंत बोला, परफेक्ट, हम ये ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके इस तरह बोलने से बेदाक्षी शर्मा गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और वह बिलस कर रही थी। हर किसी की नज़र बेदू के चेहरे पर थी और उसकी यह हरकत देखकर हर किसी के होंठों पर मुस्कान थी। निर्णय ने तुरंत कहा, बात तो सही है बेदू, ये परफेक्ट है। तुम यही पैक करवाओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनो और हम दोनों भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे। रुद्रिका और बेदाक्षी ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं, और फिर एक दूसरे को देखने लगी। सब लोग भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। तभी रुद्रिका बोली, हम दोनों एक जैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद है, खासकर तब जब बात मेरी और बेदू की हो। हम दोनों अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं और ये काफ़ी है। मैंने अपने लिए अलग गाउन सिलेक्ट कर लिया है। और रही बात तुम दोनों भाइयों की, तो हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही तुम दोनों के कपड़े होने वाले हैं। आयु ने कहा, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। बाकी भी हम सब ने सब कुछ देख लिया है, तो सब लोग कपल कोड के अकॉर्डिंग ही ड्रेस बनवाएंगे, अपने अपने पार्टनर के साथ कॉम्बिनेशन बिठाकर, और सब लोग परफेक्ट लगेंगे। सबने जल्दी से अपने आउटफिट डिसाइड किए और फिर वहाँ से कुछ खा पी कर वापस घर के लिए निकल गए। अब बस रिसेप्शन की तैयारी शुरू करनी थी। वैसे भी रिसेप्शन के कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं बचे थे और इस बीच भी कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाने वाला था। बेदू बड़ा खुश थी। हाल तो भाई रुद्रिका का भी था। दोनों बहनें हॉल में बैठी गॉसिप कर रही थीं और डिसाइड कर रही थीं कि अपने रिसेप्शन डे को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। परफेक्ट मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, सब कुछ वो दोनों बैठकर डिसाइड कर रही थीं। निर्णय ने उन दोनों को देखा और बोला, यार अभी भी हमारे पास 3 दिन है। तुम दोनों तो ऐसे डिसाइड कर रही हो जैसे तुम्हें कल ही तैयार होना है। बेदू ने मुंह बनाया और बोली, जीजू, आप लड़कों को तो कोई टाइम नहीं लगता है। बस कपड़े पहनोगे, बाल सेट करोगे और तैयार। हम लड़कियों को कितनी चीज़ें करनी होती हैं। एक दिन के लिए आप लड़की बनकर देखो, आपको पता लग जाएगा। निर्णय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं लड़का ही ठीक हूँ। औरत बनने का कोई शौक नहीं है मुझे।
तभी अंशिका ने आते हुए कहा, वैसे भाभी, भैया की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं बचपन की, जिनमें वे लड़की भी बने थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही सुना एक साथ बोली, क्या सच में? भाई निर्णय घूर कर अंशु को देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो बताना जरूरी था। लेकिन अंशिका तो अंशिका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, हाँ बस फोटोज एल्बम में है, और कमाल की बात यह है कि वह एल्बम भाई ने छुपा कर रख रखी है। ये सुनकर वह दोनों निर्णय को देखने लगी। निर्णय ने ऐसे प्रिंटेड किया कि जैसे वह उनकी बात सुन ही नहीं रहा हो। वह किसी को भी वह वाली फोटोज नहीं दिखाना चाहता था। वेदाक्षी को पता लग चुका था, तो अब वह निर्णय को ऐसे ही कैसे जाने दे सकती थी। वह जल्दी से गई और जाकर उसके पास बैठते हुए उसकी बाजू पकड़कर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर बोली, जीजू, मेरे प्यारे जीजू, क्या आप मुझे भी वह फोटोज नहीं दिखाओगे? दिखाओ ना प्लीज। निर्णय ने उसे तिरछी नजरों से घूरा, जैसे कहना चाह रहा हो कि तुम्हारी सारी मीठी मीठी बातें समझ रहा हूं मैं। वेदू ने छोटा सा मुंह बनाया और क्यूट सी शकल के साथ आंखें मटकाते हुए बोली, देखो मैं आपकी इकलौती साली हूं ना, प्लीज मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, चुपचाप से सीधे बैठो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला, और वह फोटोज में किसी को नहीं देने वाला, समझे? तभी पीछे से मान की आवाज आई, वह इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो दिखा दो, क्यों इतना भाव खा रहा है? वैसे भी तो उस फोटो में बड़ा क्यूट लग रहा था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरा भाई नहीं मेरी बहन है। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, तू पार्टी मत बदल मान, बीबी के आगे भाई को भूल जाता है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से जाकर एल्बम लेकर आ। निर्णय ने उसे घूर कर देखा तो मान बोला, तू लेकर आ रहा है या फिर मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जो रुद्रिका को बतानी चाहिए? बता दूं? निर्णय ने जल्दी से कहा, सोचना भी मत, मैं लेकर आ रहा हूँ। यह कहते हुए वो उठकर भाग गया। रुद्रा ने सवालिया नजरों से मान को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, कुछ नहीं, बस हम दोनों भाइयों की पर्सनल बातें हैं। वह और बात है कि मैं उसे हर बार उन बातों के चलते ही ब्लैकमेल कर देता हूँ और उसे मेरी बात माननी पड़ती है। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, तुम तो बड़े दुष्ट हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें खड़ूस मान और निर्लज्जी समझती थी, लेकिन तुमसे बड़ा दुष्ट प्राणी तो और कोई हो ही नहीं सकता। अपने भाई को ब्लैकमेल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है, और इसलिए मैंने कपड़े पहन रखे हैं, समझी? मान ने उसे टीज करते हुए कहा। बेदू हैरानी से उसे देखने लगी। भाई रुद्रिका को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, आप इसकी साइड हो या मेरी साइड हो? हंसो मत मुझ पर। रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, मैं क्या करूं, बात ही उसने ऐसी कही कि हंसी आ गई। वेदाक्षी का मुंह बन गया। थोड़ी देर में ही निर्णय वो एल्बम लेकर आ गया। अब वह एल्बम बीच में रखा था और उसके इर्द गिर्द वह सब बैठ चुके थे। निर्णय ने सबको देखते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो आइंदा से कभी किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी बात को हर कोई इग्नोर कर गया। उनमें से किसी ने भी उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। निर्णय का मुंह बन चुका था। वेदू ने जल्दी से एल्बम ओपन किया और एक एक कर सारी फोटोज देखने लगी। वह सब लोग बड़े गौर से और ध्यान से उस एल्बम को देख रहे थे। उसमें निर्णय के बचपन के ढेर सारे फोटोज भरे हुए थे, जिनमें ज्यादातर फोटोज में उसे फ्रॉक पहनाकर किसी लड़की की तरह तैयार किया गया था। यहाँ तक कि उसके लंबे बालों को दो चोटी बनाकर उसमें छोटे छोटे क्लिप लगाए गए थे। रुद्रा और वेदू दोनों ही बड़ी गौर से और खुशी खुशी वह एल्बम देख रही थी। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और कहा, कुछ भी कहो यार, बचपन में तो तुम बड़े क्यूट थे, लेकिन अब तुम्हारी क्यूटनेस को क्या हो गया है? निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं अब क्यूट नहीं रहा? वेदाक्षी ने उन दोनों की बात काटते हुए उस फोटो को देखते हुए कहा, दी, जीजू, एक बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है कि आप दोनों के जब बच्चे होंगे ना, तो वह ऐसे ही प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से होंगे, और मैं उनको ऐसे ही तैयार करूंगी। उसकी यह बात सुनते ही हर किसी की नजरें उस पर आकर रुक चुकी थी। मान, नैना और रुद्रिका तीनों उसे हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे। लेकिन बेदू तो बेदू, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि शायद उसे यह भी समझ में नहीं आया था कि उसने क्या कह दिया था। मान ने वेदाक्षी को कोनी मारते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर फोटो को देखकर बोली, खड़ूस मान, देखो तो जरा, जीजू कितने प्यारे लग रहे हैं। खड़ूस मान, तुम्हारे कोई ऐसी फोटोज नहीं है क्या
मेरा मन हो रहा है तुम्हें भी ऐसी फोटोज में देखने का। मान ने उसे देखा और बोला, नहीं मेरी ऐसी कोई फोटोज नहीं है। तुम निर्णय की फोटो से ही काम चला लो। और शुक्र है कि मेरे फोटोज नहीं है। वह सब थोड़ी देर तक उस पूरे एल्बम को देखते रहे और उसके बाद वहीं पर बैठकर चिट चैट करने लगे। कुछ दिन यूं ही हंसी खुशी बीत गए। रिसेप्शन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मान और निर्णय के लिए ग्रैंड रिसेप्शन प्लान किया गया था। शादी जितनी छुपकर की गई थी, रिसेप्शन उतना ही ओपनली किया जाने वाला था। वेदाक्षी काफी एक्साइटेड थी उस दिन को लेकर। हाल तो कुछ रुद्रा का भी ऐसा था। अगले दिन रिसेप्शन था और रात को वेदाक्षी अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रही थी। मान फ्रेश होकर आया। उसने जब उसे सोच में डूबे देखा तो उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, सोच रही हूँ हमारी शादी कितनी अजीब तरह से हुई ना। और अब देखो हमें। मान ने उसका हाथ पकड़ मुस्कुराकर कहा, अब देखो नहीं, थोड़ा वक्त और बीतने दो, फिर देखना। वेदाक्षी उसे देखने लगी कि मान बोला, कल के लिए तैयारी हो गई तुम्हारी? अगर कुछ कमी है तो मुझे बताओ। बेदू ने झट से कहा, सब कुछ परफेक्ट है। चाचा जी ने मेरे कहे अकॉर्डिंग डेकोरेशन करवाई है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह थोड़ी देर दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। वैसे भी अगला दिन उन दोनों के लिए बेहद खास था। अगली सुबह पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि रिसेप्शन शाम को था, लेकिन हर कोई किसी न किसी काम में बिजी था। हंसिका रुद्रिका और वेदू को अपने कामों में लगाई हुई थी। कभी उसे अपनी ज्वेलरी मैच करानी होती थी तो कभी उसे अपनी ड्रेस परफेक्ट नहीं लग रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ उसका लगा हुआ ही था। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, अंशु रिसेप्शन हमारा है और हम लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, जबकि तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। अंशिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आप मेरी भाभी हो ना? मैं तो मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे भला क्या ही आता है। रुद्रिका ने उसके सिर में चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो, सब पता है हमें। उसकी बात सुनकर अंशिका ने दांत दिखा दिए। पूरे दिन काम में निकल गया। शाम को जब सारी तैयारी हो गई तो उसके बाद सब लोग तैयार होने जा चुके थे। आलोक जी और गिरजा जी सबसे पहले तैयार होकर बाहर आ चुके थे। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाने वाले थे और वह दोनों मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर में अध्याय, राम और बाकी सब लोग भी वहां पहुंच गए थे। गिरजा जी और आलोक जी ने उन सबका स्वागत किया और वह सब अंदर चले आए। अध्याय तो बस अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस वक्त वह तैयार हो रही होगी और वेदाक्षी के नखरे कितने थे यह उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। हर बार तैयार होने के लिए वह तनिष्ठा से डांट सुनती थी, लेकिन आज वह कैसे तैयार होगी, यही सोचकर अध्याय कुछ परेशान। उसने कुछ सोचा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वह अंदर आया तो वहां कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे। उसने एक सर्वेंट से मान के रूम का पता किया और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वह कमरे की तरफ आया कि तभी नजर खिड़की पर गई, जो खुली हुई थी। उसकी नजर अंदर की तरफ पड़ी तो वेदाक्षी मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने मिरर से मान को देखते हुए कहा, खड़ूस मान, यह गाउन अच्छा तो लग रहा है ना? अध्याय एकटक उसे देखने लगा। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी और उस पर भी देखना चाहता था कि मान उसके नखरे कैसे उठाता है, क्योंकि उसे पता था तनिष्ठा की डांट से बचने के लिए अध्याय हमेशा उसकी हेल्प करता था। लेकिन आज वह अकेली थी तैयार होने के लिए। माँ ने उसे देखा और बोला, परफेक्ट, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वेदाक्षी ने अपने हाथ में पकड़े दो अमेरिकन डायमंड के नेकलेस उसे दिखाते हुए कहा, कौन सा पहनूं? कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? मान जो अभी अपना शर्ट पहन ही रहा था, उसने उसे देखा और अपना शर्ट साइड में रखकर उसकी तरफ बढ़ गया। वह इस वक्त सिर्फ ब्लैक वेस्ट में था। मान ने उसके पास आकर उसके हाथ से ज्वेलरी ली और उसे आराम से बैठाते हुए बोला, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? आराम से तैयार हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है बेदू। वेदाक्षी ने मिरर से उसे देखा और बोली, पता नहीं क्यों नर्वस सा फील हो रहा है और आज से पहले मैं अकेले कभी तैयार नहीं हुई। दी, मम्मा, कोई ना कोई हमेशा साथ रहता था, मैं दी को बुला लूं? ये कहते हुए उसने बड़ी उम्मीद से उसे देखा। माँ ने उसे देखा और बोला, उसे भी तो तैयार होना होगा ना? यह सुनकर बेदू का मुंह लटक गया। मान ने पीछे से उसके चेहरे को थामा और बोला, मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यह कहते हुए वह उसकी ज्वेलरी देखने लगा।
उसने 4 से 5 सेट खोलकर रख रखे थे। सारे अमेरिकन डायमंड के बने हुए थे। वेदाक्षी ने एमेरल्ड ग्रीन कलर की गाउन पहन रखी थी, जिस पर स्विकिन का वर्क था, और वह काफी हैवी गाउन था। मान ने मैरून कलर के अमेरिकन डायमंड से बना नेकलेस उठाया और उसे पहनाते हुए कहा, तुम शांति से बैठो, मैं तैयार करता हूँ तुम्हें। अध्याय अभी भी बाहर से उन दोनों को देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं मन में तसल्ली हो रही थी कि शायद मान उसकी बेटी को अच्छे से समझने लगा है और वह उसे संभाल लेगा। और जो उसने अभी देखा था, उसके बाद तो उसे यकीन भी होने लगा था कि मान से बेहतर लाइफ पार्टनर शायद ही उसकी बेटी को मिल सकता था। अध्याय ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। वह जब बाहर आया तो तनिष्ठा उसे बाहर ही मिल गई। तनिष्ठा ने उसे गहरी नजरों से देखा। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? चैन नहीं है ना आपको? मिल गई तसल्ली? देख आए अपनी बेटी को? तनिष्ठा ने उसे घूरते हुए कहा। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रही हो? तनिष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, जो आप कर रहे हो ना, जासूसी उसे कहते हैं, समझे आप? मैं आप पर कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ। आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। शादी को 26 से 27 साल हो चुके हैं। अगर अभी भी मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी तो कभी नहीं समझ पाऊंगी। अध्याय ने कुछ नजर चुराते हुए कहा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो, सब मेहमान आते होंगे। यह कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तनिष्ठा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह इतना तो समझ रही थी कि अध्याय कहीं ना कहीं मान को अपना चुका है और अब वो बस वह अपनी इनसिक्योरिटी खत्म कर रहा था। इधर रुद्रिका और निर्णय का तो अलग ही चल रहा था। रुद्रा तैयार हो चुकी थी, लेकिन निर्णय के नखरे नहीं खत्म हो रहे थे। कभी उसे उसका शर्ट परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो कभी ब्लेजर। कभी उसे अपना आउटफिट ठीक नहीं लग रहा था, तो कभी उसके कफलिंग नहीं मिल रहे थे। रुद्रा परेशान हो चुकी थी। उसने अपना माथा पकड़कर बैठते हुए कहा, कसम से निर्णय, तुमसे अच्छी तो बेदू है। कम से कम वह इस तरह की हरकतें तो नहीं करती जैसे तुम कर रहे हो। काश मैं उसके साथ तैयार हो जाती। मैं उसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। उसकी बात पर निर्णय उसे हैरानी से देखने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही जो तुम समझ रहे हो। रुद्रिका ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा। निर्णय का मुंह बन गया। भला उसकी पत्नी उसकी ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती थी? और वह भी उसे उसकी साली के साथ कंपेयर किया जा रहा था। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुमने अब एक और चीज मुझे मांगी ना, तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फिर बैठे रहना यहाँ पर। रुद्रिका का अब रुद्र मोड़ ऑन हो चुका था। अब सच में उसे उस पर गुस्सा आने लगा था। भला वह बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकता था? लेकिन रुद्रिका की बातें सुनकर नैना का मुंह बन चुका था। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, अब ऐसे मुंह बनाना बंद करो और फटाफट से तैयार हो जाओ। निर्णय के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसे पता था कि रुद्रिका को जब भी गुस्सा आता है तो वह ऐसे ही रिएक्ट करती है, और उसे इस चीज की आदत थी। इसलिए वह कभी भी इन चीजों का बुरा नहीं मानता था। वह अभी अपनी शर्ट की बटन लगा ही रहा था कि तभी शर्ट की बटन टूटकर उसके हाथ में आ गई। रुद्रा की नजरें उस पर ही थीं, और जब उसने उस बटन को देखा तो अपना माथा पीटते हुए बोली, भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? निर्णय ने मासूमियत से कहा, फिलहाल तो बटन ही लगा दो। रुद्रिका के पास भला और क्या ही ऑप्शन था। वह जल्दी से सुई धागा लेकर आई और उसका बटन टाँकने लगी, जबकि निर्णय एकटक उसे देख रहा था। निर्णय कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक से उसने उसे कमर से थामकर अपने करीब खींच लिया। रुद्रा उसे हैरानी से देखने लगी। निर्णय ने हल्के से मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। नजरें नहीं हट रही हैं तुमसे। बस उसका इतना कहना ही था कि रुद्रिका के गालों की रंगत गुलाबी कर गया। उसने अपनी नजर चुराते हुए कहा, छोड़ो, मुझे लेट हो रही हूँ, काम करने दो। निर्णय ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा और मुस्कुराकर बोला, हाय रुद्रा, सच में तुम जब ऐसे शर्माती हो ना, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत कम मौकों पर तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है मुझे, जब तुम शर्मा जाओ। वरना तो हर वक्त तुम शिव का रुद्र अवतार बनकर बैठी रहती हो। उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा, तो निर्णय ने उसे देखकर फिर से कहा, देखो खुद को, देखो जरा। फिर से तुम्हें गुस्सा आने लगा? रुद्रिका ने उसे घूरा और बोली, ऐसी बकवास करोगे तो गुस्सा ही आएगा। क्या? तुम क्या हो? एक पल में कुछ और, अगले ही पल कुछ और। निर्णय ने मुस्कुराकर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, अब जो भी है, जैसा भी है,
मैं तो तुम्हारा ही हूँ। उसकी बात सुनकर जाने अनजाने ही रुद्रिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, बटन लगाने दो, वरना सुई चुभो दूंगी। निर्णय ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। रुद्रिका ने उसका बटन लगाया और बंद करते हुए बोली, बिहेव लाइक ए मैन निर्णय। निर्णय ने मुस्कुराकर उसका चेहरा थामा और उसके गाल को चूमकर बोला, अगर मैंने अपना बचपन छोड़ दिया ना, तो तुम बोर हो जाओगी, समझी? उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है। थोड़ी देर बाद किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वह दोनों अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। निर्णय ने जाकर दरवाजा खोला तो अंशिका बोली, भाई भाभी चलो नीचे सब लोग, बस आप चारों का ही वेट कर रहे हैं। मैं बेदू भाभी और मान भैया को भी बोल कर आती हूँ। यह बोलकर वह तुरंत वहां से भाग गई। निर्णय ने उसे जाते देखा, फिर रुद्रिका को देखकर बोला, ऐसे नहीं यार, साथ में चलते हैं। रुद्रिका को भी उसकी बात सही लगी और वह दोनों भी मान और बेदाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वह लोग उन दोनों के कमरे में आए तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। मान घुटनों के बल बैठा था और बेदू को उसके हील्स पहना रहा था। निर्णय ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तूने मेरे भाई पर कोई काला जादू किया है क्या बेदू? बेदाक्षी उसे हैरानी से देखने लगी तो निर्णय बोला, मान तेरे सामने घुटनों के बल बैठकर तुझे हील्स पहना रहा है? सीरियसली, मैंने इसे आज तक मम्मी पापा के अलावा किसी और के सामने झुकता नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए झुका जरूर था, लेकिन ये मान की पर्सनालिटी के बिल्कुल अलग है कि वह किसी और के सामने झुक जाए। माँ ने निर्णय को कनखियों से घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे बड़े और छोटों की सबकी रिस्पेक्ट करनी आती है, समझा तू? और दूसरी बात, वह मेरी पत्नी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके ये कहते ही बेदू की नजरें उस पर थम गईं। रुद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, मान गई मान मैं तुम्हें। बेदू को टाइम पर तैयार कर दिया तुमने, वरना मुझे तो लग रहा था कि अब तक ये यूं ही बैठी होगी। मान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स टू यू। अगर सब कुछ पहले ना बताया होता तो शायद मैं भी इतनी हेल्प नहीं कर पाता। बेदाक्षी ने उन दोनों को देखा, फिर बोली, यहाँ चल क्या रहा है? आप दोनों ने पहले ही सब कुछ डिस्कस कर लिया था? मान ने उसे देखा और बोला, हाँ, तुम्हारी बहन के अलावा मुझे तुम्हारी आदतों के बारे में और कौन बता सकता है? तभी रुद्रिका बोली, आते जानना और उन आदतों को संभाल कर रखना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तुमने बेदू को उसकी हर आदत के साथ अपनाया है, और सच कहूं तो प्यार वही है जिसमें सामने वाला इंसान तुम में कोई काट छांट ना करे, तुम्हारी कोई कमी ना निकाले, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी ने एक नज़र उसे देखा और फिर मान को देखने लगी। मान ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए इशारे से उसे पूछा, क्या हुआ? बेदाक्षी ने नामे गर्दन हिलाई और गर्दन झुका ली। रुद्रा उसके सामने गई और उसका चेहरा ऊपर करते हुए प्यार से बोली, बहुत प्यारी लग रही है बेदू। बेदाक्षी मुस्कुरा दी। निर्णय ने उन दोनों को देखा और बोला, अब चलें हम लोग, सब लोग वेट कर रहे हैं। मान ने बेदाक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, पहले तुम लोग जाओ, तुम बड़े हो। मान उसे देखने लगा तो निर्णय बोला, अब एक महीना ही सही, बड़ा तो बड़ा होता है ना, जाओ जाओ। मान ने उसे देखते हुए कहा, आर यू श्योर कि हम पहले जाएं? निर्णय ने तुरंत कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, अब जाओ भी। मान ने बेदू का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। ये कहते हुए वह वहां से निकल गया। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, अभी तो तुम कह रहे थे कि साथ में चलते हैं, और अभी उन्हें पहले भेज दिया। अचानक से मूड कैसे बदला? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? निर्णय ने उसे देखा, फिर बोला, बुरा मत मानना, जानता हूँ तुम्हारा भी स्पेशल डे है, पर मान की जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम रही हैं। हम सबके साथ वह खुश है, मैं यह नहीं कहता कि वह खुश नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हम चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते हैं। वेदू के आने से उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां लौट आई हैं, और मैं चाहता हूँ वह उन्हें खुलकर जिए। रुद्रिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारा मन अचानक से बदल कैसे गया। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में ले जाते हुए बोला, चलो दिखाता हूँ कुछ। यह कहकर वो रुद्रिका को लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। गार्डन एरिया में खूबसूरत सी डेकोरेशन हो गई थी। स्टेज पर दो सुंदर सुंदर चेयर्स लगाए गए थे, जहां से मान और बेदू की एंट्री होने वाली थी।
और वह रास्ता भी वहां से साफ दिख रहा था और निर्णय रुद्रा आराम से देख पा रहे थे। जब मान और बेदू दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे, स्पॉटलाइट उन दोनों पर थी और हर कोई उन दोनों को देख रहा था। तभी अचानक ऊपर से ढेर सारे गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। वेदाक्षी ने हैरानी से ऊपर देखा और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही मान भी हैरान था। रुद्रिका ने हैरानी से निर्णय को देखा और बोली, यह सब तुमने करवाया? निर्णय ने मुस्कुराकर सामने देखते हुए कहा, हाँ, यह सब कुछ मेरा किया धरा है। हम दोनों की लव मैरिज है। हम एक दूसरे को समझकर रिश्ता संभाल लेंगे। उन दोनों को अभी भी एडजस्ट करने में काफी टाइम लगने वाला है। एक दूसरे को समझना और उस रिश्ते को संभालना शायद उनके लिए हमसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जब दोनों ठीक से शुरुआत कर रहे हैं तो खुशियों भरी शुरुआत तो वह दोनों भी डिजर्व करते हैं। रुद्रिका उसे देख रही थी। आज उसे निर्णय में एक मैच्योर इंसान नजर आ रहा था। कहाँ हर वक्त वह बच्चों की तरह हरकतें करता रहता था, शैतानियां करता रहता था, उसे परेशान करता था। लेकिन इसका इस तरह से इतना सब कुछ सोच लेना रुद्रिका ने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब बेदू और मान जाकर स्टेज पर बैठ गए तो उसके बाद निर्णय ने रुद्रा का हाथ पकड़ा और बोला, अब हमारी बारी। यह बोलकर उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। रुद्रा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसे यह सब काफी अच्छा लग रहा था। वो निर्णय को अच्छे से जानती थी। उसने अपने हर एक रिश्ते को लेकर सोचा। उसे यह काफी अच्छा लगा। वह दोनों जब गार्डन में आए और स्टेज की तरफ बढ़ने लगे तभी एक बार फिर ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी थी। रुद्रा ने हैरानी से ऊपर देखा और फिर निर्णय की तरफ देखने लगी। निर्णय ने आई विंक करते हुए धीरे से कहा, मैं अपने भाई और अपनी साली के लिए कुछ स्पेशल कर सकता हूँ तो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं? तुम तो मेरी जान हो। रुद्रिका के होठों की वह मुस्कान और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वह दोनों भी आकर मान और बेदाक्षी के बराबर लगे सोफे पर आराम से बैठ चुके थे। अब सब गेस्ट एक एक कर स्टेज पर आने लगे थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बेदू ने मान को देखा और फिर धीरे से बोली, खड़ूस मान, हमें यहाँ पर कितनी देर बैठना होगा? मान उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? यह क्या तरीका है कितनी देर बैठना होगा? ये रिसेप्शन पार्टी हमारे लिए रखी गई है, समझी? इसीलिए हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जब तक पार्टी खत्म नहीं होती हमें यहीं रहना है। बेदू का मुंह बन गया और वह बोली, कितना बोरिंग है। मुझे तो लगा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा। क्या सब लोग बस यूं ही आएंगे और हमें गिफ्ट्स पकड़ाकर ब्लेसिंग देकर चले जाएंगे? क्या कोई मस्ती मजा नहीं होगा? तभी अंशिका माइक लेकर स्टेज पर आई और उसने सब लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, सुनो 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 शहर वालों सुनो। ये कहते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया और वह चारों भी उसे ही देखने लगे थे। अंशिका ने एक नज़र उन सब पर डाली और फिर मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया शुक्रिया मुझ जैसी नाचीज पर ध्यान देने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज मेरे दोनों भाइयों की रिसेप्शन पार्टी है। आई नो, शादी बहुत ही चोरी छुपे से हुई थी, पर कुछ पर्सनल मूवमेंट्स भी होते हैं। और अब जब शादी हो चुकी है तो सोचा क्यों ना ढिंढोरा भी पीट दिया जाए। उसके कहते ही सब लोगों को हंसी आ गई थी। अंशिका ने दांत दिखाई और बोली, हाँ तो मैं कहाँ थी। हाँ, मेरे दोनों भाई मेरे लिए प्यारी प्यारी सी भाभियाँ लाए हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी कंपनी मिल गई है। और उस पर जो मेरे दोनों भाई सिर्फ मेरी शैतानियाँ झेलते थे, अब मेरे साथ मिलकर मेरी भाभियों की भी झेलेंगे। खैर, ये सब बात की बातें हैं। अभी मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा यह है कि यह पार्टी ना मुझे सूनी सूनी सी लग रही है। तो चलिए कुछ नई पुरानी खट्टी मीठी यादें ताज़ा की जाएं। यह कहते हुए उसने 2 बार ताली बजाई और इसी के साथ वहां पास कुछ हेल्पर प्रोजेक्टर लेकर आए। उन लोगों ने उस प्रोजेक्टर को सेट किया और उसके साथ ही स्क्रीन भी अरेंज की गई। अंशिका जल्दी से गई और उसने प्रोजेक्टर से अपना फ़ोन लिंक कर दिया और बोली, दिल थाम कर बैठिए और खासकर मैं अपने दोनों भाइयों को बता रही हूँ, आप लोग बहुत कुछ याद करने वाले हो। ये कहते हुए उसने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और इसी के साथ प्रोजेक्टर पर मान और निर्णय की बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटोज स्लाइड शो होने लगी। बैकग्राउंड में प्यारा सा म्यूजिक बज रहा था और हर एक फोटो की कहानी बताने के लिए अंशिका ने गिरजा जी को आगे कर दिया था। पहला फोटो शो होते ही गिरजा जी बोली, ये तब की फोटो है जब मेरा मान पहली बार मेरी गोद में आया था। दीदी उस वक्त होश में नहीं थी, इसलिए इसे सबसे पहले मैंने अपनी गोद में लिया था। उस वक्त निर्णय मेरी कोख में था
और जब मान 1 महीना का हुआ उसके बाद निर्णय भी मेरी गोद में आ चुका था। उनके कहते ही अगली फोटो शो हुई जिसमें मान को आलोक जी ने गोद में ले रखा था और निर्णय को गिरजा जी ने। बेदू तो बड़े ध्यान से हर एक इमेज देख रही थी और हर एक फोटो के पीछे छुपी कहानी को एंजॉय कर रही थी। मान की आंखों में कुछ नमी सी थी। सच में अंशिका ने उसकी काफी पुरानी यादें ताजा करा दी थी। निर्णय जानता था इस वक्त मान क्या सोच रहा होगा और उसके मन में क्या चल रहा होगा। रुद्रिका ने मान को देखा और फिर निर्णय को, और उठकर निर्णय की तरफ आते हुए बोली, उस साइड खिसको तुम। निर्णय ने उसे देखा तो रुद्रिका बोली, शायद तुम्हें कुछ कह दे वो। निर्णय ने रुद्रिका को अपने पास बैठाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, उसे कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल इस फंक्शन पर ध्यान दो। जब सारी फोटोज खत्म हो गई तो मान उठा और जल्दी से जाकर गिरजा जी के गले लग गया। गिरजा जी ने प्यार से उसके सर को सहलाया और बोली, जब जब तेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशी आई है तो उम्मीद करूंगी कि तू हमेशा खुश रहे, तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। माँ ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, थैंक यू चाची माँ, हमेशा मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे कभी अकेला महसूस ना होने देने के लिए। गिरजा जी ने उसके गाल पर हल्के से चपत लगाई और बोली, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना तू, अब माँ को भी थैंक यू बोलने लगा है। मान उसकी बात सुनकर हल्के से हंस दिया। तभी पीछे से वेदू बोली, मैं भी हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। तनिष्ठा और अध्याय की नज़र जो अब तक गिरजा जी और मान पर थी वो अब बेदाक्षी पर चली गई थी, जो छोटा सा क्यूट सा फेस बनाकर गिरजा जी को और मान को देख रही थी। गिरजा जी ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा, आजा। बेदू जल्दी से गई और उनके गले लग गई। अध्याय के होंठों पर मुस्कान आ गई। तनिष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, निश्चिंत है ना अब तो आप। लेकिन अध्याय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसका कुछ न कहना ही तनिष्ठा को उसका जवाब दे गया था। तभी अंशिका ने एक बार फिर से माइक उठाया और बोली, अच्छा बस बस, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए सब लोग। अब ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसी खुशी में मेरे दोनों भाइयों और दोनों भाभियों का एक प्यारा सा डांस तो बनता है। इसके बिना भला मैं कहाँ आराम से बैठने वाली हूँ। माँ ने उसे देखा और खुद से ही बोला, चैन नहीं है इस लड़की के दिल को। अंशिका तब तक नेड़ा और रुद्रिका का हाथ पकड़कर उन्हें मान और वेदाक्षी के पास ले आई थी और फिर उसने जाकर जल्दी से गाना प्ले करवा दिया। गाना प्ले हुआ और मान ने वेदाक्षी का हाथ थाम लिया। वेदाक्षी ने उसे देखा कि अचानक ही मान ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर बांध दिया। वेदाक्षी का दूसरा हाथ उसके सीने पर आ टिका था। उसने मान की तरफ देखा तो मान ने मुस्कुराकर आंखों से उसे इशारा किया। वेदाक्षी ने तुरंत अपनी पलकें झपकाकर नजरें चुरा ली। इधर निर्णय ने भी तुरंत रुद्रिका को थाम लिया था। वह दोनों बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। दोनों कपल खुशी खुशी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे कि तभी अचानक दोनों ने अपने अपने पार्टनर को घुमाया और पार्टनर एक्सचेंज हो गए। अब वेदाक्षी निर्णय के साथ थी और रुद्रा मान के साथ थी। रुद्रा ने मान को देखा और बोली, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्यों तुमसे मेरी खुशी हजम नहीं हो रही। मान ने उसे देखते हुए कहा। रुद्रिका ने दांत दिखाए और बोली, मैं तो कुछ भी हजम कर सकती हूँ। जब तुम्हारे भाई के इतने सारे कांड हजम कर सकती हूँ तो तुम्हारी खुशी कैसे ना हजम कर पाऊंगी। मान कुछ देर उसे देखता रहा लेकिन फिर उसने कुछ कहा नहीं कि तभी रुद्रिका फिर से बोली, वैसे तुम दोनों ने अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा है। मान उसे देखने लगा फिर बोला, तुम्हारा मतलब क्या है। रुद्रिका ने सीधे सपाट लहजे में कहा, अरे भाई शादी के बाद पहला स्टेप जो होता है। मान उसे हैरानी से देखने लगा, ये लड़की क्या बकवास कर रही है। उसने उसके कुछ करीब होते हुए स्मेल किया और बोला, नशा वशा करके आई हो क्या, या फिर कॉर्नर में छुपकर एक आध टकीला शॉट मार कर आई हो। रुद्रिका ने उसे घूरा और मुंह बनाकर बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती समझे तुम, मुझे ब्लेम मत करो। माँ ने उसे देखते हुए कहा, क्या पता, बातें और हरकतें तो ऐसी हैं तुम्हारी। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे घूरने लगी। ये आदमी सच में टेढ़ी खीर है और ये सिर्फ रुद्रिका के साथ ही ऐसा था। हालांकि वह उससे कोई भी रूड बिहेव नहीं कर रहा था। रुद्रिका भी जानती थी कि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और अलग सा था, क्योंकि कहाँ जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह लड़की उसकी साली थी, और सिर्फ साली ही नहीं, उसके छोटे भाई की बीवी भी थी। भले ही सब मान की प्लानिंग थी लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता था, इसलिए मान उससे काफी नॉर्मल होकर बातें करता था। रुद्रा उससे कोई मजाक करने की कोशिश भी
करती तो वह उस बात को भी बिल्कुल नॉर्मल कर देता, और इसी बात पर रुद्रा चिढ़ जाती थी। गाना खत्म हुआ और वह सब वापस अपने अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वेदाक्षी ने मान को गोली मारी और मान उसे देखने लगा। वेदू ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो मान उसकी तरफ हल्का सा झुक गया। वेदू ने उसे कान में धीरे से कहा, दी तुमसे क्या कह रही थी? मान ने उसे कनखियों से घूरा और बोला, क्या मैंने तुमसे पूछा कि निर्णय तुमसे क्या कह रहा था? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, वह तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि दी के एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह खुश हैं। क्या तुमने उन्हें कुछ उल्टी पुल्टी बात कही जिससे उन्हें गुस्सा आ गया? मान अभी उसे जवाब देता कि उससे पहले उसका फोन बजा और उसका ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया। उसने अपना फोन निकाला और कॉल पे किया। उधर से इंस्पेक्टर की आवाज आई, मिस्टर राजावत, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। मान एक पल को हैरान था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, क्या बात है? उधर से फिर इंस्पेक्टर ने कहा, एक बुरी खबर है सर, असल में वेदांत जेल से फरार हो गया है। यह सुनते ही मान हैरान रह गया। वह तुरंत उठा और स्टेज से उतरकर दूसरी साइड आ गया। बेदूत उसे देखती ही रह गई। आखिर वह आदमी उसे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था? मान ने तुरंत कहा, ऐसे कैसे भाग गया? आपका ध्यान कहाँ था? आप एक मुजरिम तक को नहीं संभाल पाए। उसका करंट स्टेटस क्या है? कहाँ गया है वेदांत? कुछ पता है? मान सच में घबरा गया था। लास्ट टाइम वेदांत ने वेदू के साथ जैसी हरकत की थी और जैसी हरकत करने की कोशिश की थी, उसके बाद मान कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उधर से इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा, यही तो टेंशन की बात है सर। पहले हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी अभी उसे आपके घर के आसपास स्पॉट किया गया है और मुझे पता है कि आपके घर में कोई पार्टी है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाकी मेरी टीम अभी वहां पर पहुंच रही है। हमें उम्मीद है कि हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन मान का दिमाग तो यह सुनकर ही खराब हो चुका था कि वेदांत उसके घर के आसपास था। वह सच में परेशान हो चुका था। उसने तुरंत कहा, कुछ भी कीजिए, जल्दी से जल्द मुझे यहाँ पर पुलिस फोर्स चाहिए। मैं अपने परिवार को इस तरह से मुसीबत में नहीं देखना चाहता, और खासकर उस आदमी की वजह से मेरी पत्नी अफेक्ट होगी। इंस्पेक्टर ने जल्दी आने को कहा और कॉल कट हो गया। मान ने अपना सिर पकड़ लिया। वह अभी पीछे पलटा ही था कि नजर अध्याय पर पड़ी। एक पल को वह हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए कहा, पापा आप यहाँ? अध्याय ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोला, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो? मान ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, वह बस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मान के जो दिमाग में जो आया उसने उस वक्त वही कह दिया कि तभी अध्याय बोला, रात के 11 बज रहे हैं मान, और इस वक्त तुम्हारी ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? उसकी बात सुनकर मान ने नजर चुरा ली। अध्याय फिर से बोला, मैंने वेदांत का नाम सुना तुम्हारे मुंह से। क्या चल रहा है, बताओगे मुझे? यह सुनकर मान और भी ज्यादा हैरान था। क्या वह उसकी सारी बातें सुन चुका था? उसके दिमाग में बस पहला सवाल यही आया, जिसका जवाब अध्याय ने उसे देते हुए कहा, मैंने वेदांत के बारे में तुम्हारे मुंह से सुना। अब मुझे रीजन बताओ कि तुम उस आदमी का नाम ले क्यों रहे थे, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वेदू को प्रॉब्लम होगी। मान के पास अब अध्याय को सब कुछ बताने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बताना ही ठीक समझा। अध्याय को जैसे ही सब पता लगा, वह खुद परेशान हो चुका था। उसने मान को देखा और बोला, कुछ भी हो, हमें सबको सेफ रखना है। तुम बस वेदाक्षी के साथ रहना, क्योंकि वेदाक्षी को किसी और से कोई मतलब नहीं रहने वाला। मान ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और वह लोग वापस स्टेज की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही मान की नजर स्टेज पर अकेली बैठी वेदू पर गई, तो वह हैरान रह गया। उसके साथ अध्याय के भी कुछ यही रिएक्शन थे। अचानक ही वह दोनों एक साथ चीख पड़े, वेदू।